आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो आधार कार्ड है उसको वोटर आईडी के साथ, जो हमारी वोटर आईडी है चुनाव के दौरान जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जोड़ने संबंधित एक कानून लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उससे संबंधित क्या क्या मामला है उसके बारे में आज हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो ये जो कानून आएगा, इस कानून को कहते हैं चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021, यानी कि इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि हमारे यहाँ जो कानून है जिसके तहत देश में चुनाव होते हैं उसे कहते हैं जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 51। इसे कहते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। तो जो कोई भी संशोधन हमें चुनाव से संबंधित करना होगा वो इसी कानून के अंतर्गत करना होगा, जिसे कहते हैं 1950 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। इसमें जो विभिन्न धाराएं हैं उसके अंदर संशोधन किया जाएगा। क्योंकि आधार कार्ड को लिंक करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की जो धारा है, ये ध्यान रखना है आपको, धारा का मतलब सेक्शन 23 में संशोधन किया जाएगा ताकि मतदाता सूची डेटा को आधार सिस्टम, हमारा जो ये आधार कार्ड है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है या फिर उनको जारी किया जाता है, उसे जोड़ने की अनुमति प्रदान करने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। सरकार का क्या तर्क है, सरकार क्यों चाह रही है कि आधार कार्ड के साथ में इसे लिंक किया जाए, आधार लिंकिंग जो लिखा हुआ है, इसीलिए दी जा रही है ताकि लोग अलग अलग स्थानों पर मतदाता ना रहे। अन्यथा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दो दो वोटर आईडी है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि एक व्यक्ति एक ही जगह पर मतदान कर सके, उसके लिए आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है। उनकी बायोमेट्रिक डिटेल, बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? बायोमेट्रिक जो शब्द है इसका मतलब होता है कि जब हम शरीर के किसी हिस्से की पहचान कर लेते हैं ताकि संबंधित दस्तावेज को ये निश्चित कर सकें कि ये उसी व्यक्ति का है, उसे ही कहा जाता है बायोमेट्रिक। जैसे आपने देखा हो कि जो आधार कार्ड है उसके लिए एक तो आँखों की जो ये हमारी पुतली है जिसको कहा जाता है आइरिस, उसकी पहचान की जाती है क्योंकि ये भी सबकी अलग अलग है। और इसके अलावा हमारी जो उंगली है उसकी पहचान, उंगली के ऊपर जो छाप होती है उसकी छाप को भी लिया जाता है। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी दो व्यक्तियों की एक नहीं होती। तो ये निश्चित करने के लिए कि संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो उसी व्यक्ति का है, उसके लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उनकी बायोमेट्रिक डिटेल मिल जाएगी जिससे वे एक ही स्थान पर वोटर रह सकेंगे। यानी कि जो फर्जीवाड़ा था कि एक व्यक्ति कई जगह वोट डाल रहा था, उससे बचने के लिए। इसके अलावा वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल करने पर भी रोक लग सकेगी, क्योंकि जब वोटर आईडी की किया जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग मोबाइल का कनेक्शन लेने जाते हैं तो वहाँ आपको वोटर आईडी, वहाँ पर आपको आधार कार्ड लिया जाता है। तो एक बार में यदि आधार कार्ड से कोई सिम कार्ड इश्यू हो गया तो दोबारा इश्यू होने पर वो डेटा जो है कंप्यूटर में या सरकार के पास या मोबाइल कंपनियों को उसका पता रहेगा। इस चीज़ के लिए आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा। इसी के तहत धारा 14, अभी तो आपने पढ़ा था कौन सी धारा थी, ये हम पढ़ रहे हैं धारा 23। अब कौन सी है? धारा 14 में संशोधन कर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पात्र लोगों के पंजीकरण, पात्र मतलब जो एलिजिबल है, के लिए 4 तिथियां तय की गई है। ये किन के लिए है? जो कोई वोटर लिस्ट में होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, 61वें संविधान संशोधन से कर दिया गया कि जो वोट डालने की आयु है न्यूनतम वो कर दी गई 18 साल। तो जो कोई भी 18 वर्ष अपना पूर्ण कर लेगा उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अब 14वें में क्या किया गया, अभी तक क्या नियम था वो भी हम देखते हैं और क्यों इसमें संशोधन करना पड़ा वो भी। इसके पंजीकरण के लिए 4 तिथियां तय की जाएगी। ये 4 कट ऑफ तिथियां कब होगी? एक तो 1 जनवरी को, एक 1 अप्रैल को, एक 1 जुलाई को और एक 1 अक्टूबर को। यानी कि 4 तिथियां होगी, वरना अभी तक क्या था, केवल एक ही तिथि हुआ करती थी, जिसका आप पढ़ेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति थी वो 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के अगर कोई हो जाते हैं तो उनके लिए 1 जनवरी को
इसका 1 जनवरी का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, तो 2022 में जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरा कर लेगा वह वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो ये इसका प्रावधान था। अब वोटर लिस्ट में जो शामिल किया गया है उसके लिए एक ही तिथि थी, यानी कि 1 जनवरी की ही बाध्यता थी। अब क्या कर दिया गया, इन्होंने 4 कट ऑफ लिस्ट बना दी, यानी कि 4 बार में 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर तक, और 1 अक्टूबर को वह अपने नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है। इसके साथ ही 18 साल की पात्रता पूरी करने वाले लोगों को मतदाता के पंजीकरण के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। अभी स्थिति है, यानी कि अगर 1 जनवरी को वोटर लिस्ट में या उस साल शामिल नहीं हुआ तो फिर अगले साल नंबर आएगा 1 जनवरी का, क्यों हर साल की 1 जनवरी को ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जाता था। अब साल में 4 बार हो गए। इसके अलावा मैंने कुछ पारंपरिक चीज़ भी दे दी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे लिए कई चीज़ें हैं कि पहले हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वह कौन बने थे, सुकुमार सेन का नाम दे दिया, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हमारे हैं सुशील चंद्र। इसके अलावा अब कुछ पारंपरिक चीज़ें और देख लीजिए जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है हर साल, मतदाता दिवस, वोटर्स डे हमारे यहाँ 25 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त का ही प्रावधान था, तो जब ये 1950 के अंदर लागू हुआ था तो उस समय तो केवल एक ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति की अधिसूचना, यानी कि उनके डिसीजन के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को क्या कर दिया गया, इसे 3 मेंबर बना दिया गया। यानी कि एक तो होते हैं मुख्य, जिनको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इस प्रकार से अब ये हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान के अंदर इनकी कुल संख्या कितनी होगी, यह निर्वाचन आयोग की सदस्यों की संख्या होगी है 3। कार्यकाल दोनों के लिए क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई 62 वर्ष की आयु में निर्वाचन आयुक्त बनता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो 3 साल का कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाएगा या रिटायर हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 55 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जो है वो निर्वाचन आयुक्त बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो अपने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, यानी कि 61 वर्ष की आयु में वह पदमुक्त हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य रहता है। इसके अलावा हटाने की प्रक्रिया, यानी कि हमारे यहाँ जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको कैसे हटाया जा सकता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए 2 शर्तें आमतौर पर हम पढ़ते हैं किसी भी पदाधिकारी को अपने पद से हटाने के लिए। वो क्या कहलाती हैं, एक तो कहलाता है दुर्व्यवहार यानी कि मिसकंडक्ट, और दूसरा होता है पद का दुरुपयोग, और ये होता है अक्षमता। अक्षमता का मतलब क्या होता है, यानी कि इनकैपेसिटी, अपने कार्य को किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए उदाहरण। तो इन 2 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को अपने पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का प्रस्ताव संसद के द्वारा अपनाया जाता है। और संसद कैसे अपनाएगा, संसद में 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत। ये जो स्पेशल मेजोरिटी है इसका मतलब ही यही हो गया कि ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन होगी और दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से ही ये प्रस्ताव पारित होगा, और इसके लिए सदन के कुल संख्या का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। इनके बारे में जब मैं संविधान के अंदर आप लोग कराता हूँ तो ये विशेष बहुमत आदि के बारे में मैं बताता हूँ। आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और जिन लोगों को ये पसंद आता है तो कृपया करके वो इसे शेयर ज़रूर करिए और लाइक कीजिए, और इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब भी कर लें।